चलिए एक सफर पर चलते हैं, बहुत पीछे, इतना पीछे कि हम इतिहास को भी पार कर जाएंगे। आज हम बात करेंगे प्रागैतिहासिक भारत की, यानी उस स्टोन एज की जिसने आने वाले लाखों सालों की नींव रखी। एक ऐसा वक्त जब ना कोई राजा था, ना कोई साम्राज्य, और लोहा तो दूर की बात थी। जरा इस टाइमलाइन को देखिए, 20 लाख साल। ये इतना लंबा समय है कि इसे समझना भी मुश्किल है। तो इस विशाल कहानी को आसान बनाने के लिए हम इसे 3 हिस्सों में बांटकर समझेंगे। पुरापाषाण यानी पुराना पाषाण युग, फिर मध्य पाषाण और आखिर में नवपाषाण युग। तो कहानी शुरू होती है सबसे पुराने दौर से, पुरापाषाण काल से। जरा कल्पना कीजिए, आज का भारत नहीं बल्कि एक बिल्कुल अलग, एक जंगली दुनिया। घने जंगल, विशाल जानवर और इंसान जो बस जीना सीख रहा था। इस दौर में इंसान थे शिकारी संग्राहक, मतलब उनका कोई एक ठिकाना नहीं था। वो जानवरों के झुंड के पीछे और मौसम के साथ साथ एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे। उनका घर नदी के किनारे या फिर प्राकृतिक गुफाएं। और इसका सबसे शानदार उदाहरण है मध्य प्रदेश की भीमबेटका गुफाएं। ये सिर्फ रहने की जगह नहीं थी, बल्कि यहाँ हमें उस दौर की कला की पहली झलक भी मिलती है। अच्छा, तो ये लोग औजार कौन से इस्तेमाल करते थे? तकनीक क्या थी इनकी? इनके औजार थे कोर टूल्स, मतलब बड़े पत्थर से बने भारी और खुरदरे हथियार, जैसे हाथ से चलाने वाली कुल्हाड़ी। और ये ज्यादातर क्वार्ट्जाइट नाम के एक खास पत्थर से बनते थे। असल में ये लोग क्वार्ट्जाइट का इतना इस्तेमाल करते थे कि कई बार इन्हें क्वार्ट्जाइट मैन भी कहा जाता है। अब कहानी में एक बड़ा मोड़ आता है। हजारों साल बीत गए और दुनिया बदल रही थी। लगभग 10,000 ईसा पूर्व के आसपास मौसम गर्म होने लगा, बर्फ पिघलने लगी और लैंडस्केप पूरी तरह बदल गया। और इसी के साथ हम दाखिल होते हैं पत्थर के मध्य युग यानी मेसोलिथिक पीरियड में। और जब दुनिया बदली तो जीने के तरीके भी बदले और औजार भी। पूरा पाषाण काल के भारी भरकम हथियारों की जगह अब ले ली थी छोटे, हल्के और बहुत तेज औजारों ने, जिन्हें माइक्रोलिथ कहते हैं। ये टेक्नोलॉजी में एक बहुत बड़ा उछाल था। कितने छोटे! कभी-कभी तो सिर्फ 5 सेंटीमीटर। सोच सकते हैं? इन छोटे छोटे पत्थर के ब्लेड्स को लकड़ी या हड्डी के हैंडल में लगाकर तीर और भाले जैसे हथियार बनाए जाते थे। क्यों? क्योंकि अब जानवर भी छोटे और ज्यादा फुर्तीले हो गए थे और उनका शिकार करने के लिए ऐसे ही हथियारों की जरूरत थी। लेकिन इस दौर में सिर्फ औजार ही नहीं बदले, एक और बहुत बड़ा बदलाव आ रहा था, शायद सबसे बड़ा। इंसानों ने पहली बार जानवरों को पालतू बनाना शुरू किया। बागोर और आदमगढ़ जैसी जगहों पर हमें भेड़ बकरियों को पालने के सबसे शुरुआती सबूत मिलते हैं। ये इंसान और जानवर के रिश्ते में एक बिल्कुल नया अध्याय था। और ये सारी चीजें हमें स्टोन एज के आखिरी और सबसे जरूरी चैप्टर की तरफ ले जाती हैं, नवपाषाण काल यानी पत्थर का नया युग। और जब मैं इसे नया युग कहता हूं तो मेरा मतलब सिर्फ एक और दौर से नहीं है। ये एक क्रांति थी, एक ऐसी क्रांति जिसने इंसान के जीने का तरीका हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। तो क्या था इस क्रांति में? असल में ये कुछ चीजों का एक पूरा पैकेज था। पहला, इंसान ने घूमना छोड़कर एक जगह बसना शुरू कर दिया। दूसरा, उसने खेती करना सीखा, गेहूं जैसी फसलें उगाईं। तीसरा, उसने मिट्टी और ईंटों के पक्के घर बनाए। और चौथा, उसने बर्तन बनाना और पत्थरों को पॉलिश करके चिकने औजार बनाना सीखा। मेहरगढ़ जैसी जगहें इस पूरी क्रांति का जीता जागता सबूत है। और भारत के अलग अलग कोनों में इस दौर की अपनी अपनी खास संस्कृतियां थीं। जैसे कि कश्मीर में बुर्ज़ाहोम। यहाँ के लोग जमीन के अंदर गड्ढे खोदकर घर बनाते थे ताकि ठंड से बच सकें। इन्हें गर्द आवास या पिट ड्वेलिंग कहते हैं। और वो पॉलिश किए हुए पत्थरों से बने खूबसूरत औजारों का इस्तेमाल करते थे। पर बुर्ज़ाहोम से जो सबसे खास और दिल को छू लेने वाली चीज मिली, वो थी उनकी दफनाने की परंपरा। यहाँ कब्रों में इंसानों के साथ उनके पालतू कुत्तों को भी दफनाया जाता था। ये दिखाता है कि हजारों साल पहले भी इंसान और जानवर का रिश्ता कितना गहरा था। तो इस पूरे लंबे सफर को अगर हम देखें तो ये कहानी है इंसान के टिके रहने की, बदलते हालात के साथ खुद को ढालने की और लगातार कुछ नया खोजने की। चलिए एक बार फिर से उस टाइमलाइन को देखते हैं। अब हम समझ सकते हैं कि ये कहानी कहाँ जा रही थी।
खुरदुरे पत्थर के औजारों से शुरू होकर शिकार करने से लेके खेती करने और गांव बसाने तक का ये सफर, यही वो नींव थी जिस पर भारत का पहला महान शहरीकरण यानी सिंधु घाटी सभ्यता खड़ा हुआ। तो देखिए, हर युग की पहचान उसकी तकनीक से होती है, चाहे वो पत्थर के औजार हों या फिर आज के स्मार्टफोन। ये इंसानी खोज की एक ही कहानी है जो चलती आ रही है, और ये हमें एक सवाल पे लाकर छोड़ती है। सोचने वाली बात ये है कि हमारे युग को आने वाली पीढ़ियां किस आविष्कार के नाम से जानेंगी।